तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी के आपके अपने स्टार फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल में। क्लास 12 की फिजिक्स हम लोग सेकंड पार्ट ले गए हैं। कौन सा? विद्युत का पार्ट सेकंड, मतलब फिजिक्स फर्स्ट का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। आवेश की संकल्पना पूरा देखे थे, आवेश क्या था वो सब कुछ देखा गया था, आवेश की मात्रा की यूनिट देख चुके थे। हमने आपसे बोला था कि आवेशन की विधियाँ अगले वीडियो में लाएंगे। तो आज की जो वीडियो होगा आवेशन की विधियाँ होगा। और ये आप जानते हैं क्यू बराबर है एन ई, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, आवेश की गणना करने का फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये दो वीडियो में कवर किए जाएंगे टॉपिक्स। तो सबसे पहला होगा आपका आवेशन की विधियाँ, प्रत्यक्ष विधि होगी एंड अप्रत्यक्ष विधि। जिसमें प्रत्यक्ष विधि में कौन सी विधि? चालन विधि से आवेशन होगा। घर्षण विधि से आवेशन जो होगा प्रत्यक्ष विधि में होगा। और इंडक्शन मेथड जो होगा आपका, प्रेरण विधि जो होगा वो कौन सा मेथड होगा आपका? अप्रत्यक्ष विधि। तो अब बिना देर किए हम लोग इन टॉपिक को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसको मिटाते हैं और हमारा जो कार्य है वो है क्या कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा आवेशन क्या है उसको दिखाते हैं आपको हम। प्रत्यक्ष विधि द्वारा आवेशन। ठीक फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष विधि द्वारा आवेशन जो होता है, देखिए अगर कोई दो वस्तु है, कोई दो वस्तु डायरेक्ट उनके संपर्क में लाकर अगर आवेशित किया जाता है तो वह विधि क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष विधि से आवेशन कहलाएगा। ठीक है, यदि दो धातु हो चाहे वस्तु हो, जो भी बोलिए आप, धातु को डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष में संपर्क में लाकर आवेशन करने की विधियां प्रत्यक्ष विधि कहलाएंगी। प्रत्यक्ष आवेशन विधि कहलाती है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं चालन विधि है। फर्स्ट पहला होगा आपका कौन सा? चालन विधि एंड सेकंड क्या होगा आपका? घर्षण विधि। ठीक, देखिए अब हम डिटेल में करते हैं डिस्कस। सबसे पहले किस जो होगी हमारी चालन विधि द्वारा आवेशन। ठीक है, चालन विधि द्वारा आवेशन। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स, चालन विधि द्वारा हम लोग आवेशन देखने जा रहे हैं। पहली टॉपिक से है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? वह आवेशन की विधि जिसमें दोनों धातुओं को संपर्क में लाकर हम आवेशित करते हैं, उस आवेशन विधि को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष आवेशन विधि। इसमें दो कैटेगराइज हैं, कौन सा? चालन विधि और घर्षण विधि। दोनों प्रत्यक्ष विधि है, दोनों संपर्क में आकर आवेशित होती हैं। जबकि जो अप्रत्यक्ष विधि है, ऐसा आवेशन की विधि जिसमें हम दो वस्तुओं को संपर्क में न लाएं, यानी दो वस्तुओं के बिना संपर्क में लाए यदि उसको हम आवेशित कर देते हैं तो वह हमारा आवेशन की जो मेथड होगा वो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष विधि। वह मेथड आपके इंडक्शन विधि के आवेशन में आएगा। इसको पहले डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंडक्शन मेथड को दिखाते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले चालन विधि का एक हम आपको एग्जांपल देना चाहेंगे कि आवेशन होता कैसे है। जैसे मान लो अगर कोई आपका कोई टंकी है, जल से भरा हुआ टंकी है, देखना जरा, जल से भरा हुआ टंकी है और दूसरी टंकी है जो खाली हुई है आपकी। ठीक, दूसरी टंकी है, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा जल से भरा हुआ है और दूसरी टंकी खाली थी। अगर इसको एक पाइप के माध्यम से हम डायरेक्ट इसको पाइप के माध्यम से जोड़ देते हैं तो इसका लेवल जो होगा, यहाँ जो जल है, यह जल ये क्या हाई लेवल है, यहाँ जल का हाई लेवल है, यहाँ लेवल अभी लो है। अगर जोड़ दिए तो ये लेवल तब तक पानी ट्रांसफर होता रहेगा जब तक ये जो लेवल दोनों आपस में बराबर न हो जाए। सेम एज इसी प्रकार से जो आवेशन होती है उसमें क्या होगा कि कोई दो धातुएं हैं, मानते हैं कोई ये धातु का गोला है। आप जानते हैं कोई भी अगर धातु होगा तो वह स्टार्टिंग में अनावेशित अगर है, ठीक, अगर अनावेशित है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी धातु में जो होगी आपका पदार्थ होगा, परमाणु होगा, परमाणु क्या होगा? नाभिक होगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और वायु कोश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, तभी तो उदासीन होते हैं। तो मानते हैं यह एक कंडीशन है जो हमारे, इससे हम संपर्क विधि से इस धातु को आवेशित करना चाह रहे हैं। तो कोई एक रॉड लाते हैं, कोई रॉड इसके डायरेक्ट संपर्क में ला देते हैं। मानती है कौन सा आवेश है? धनावेशित रॉड है हमारा। ये कौन सा आवेशित है? धनावेशित रॉड है। तो इसमें प्रारंभ में उतने संख्या में प्लस माइनस दोनों उपस्थित रहेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। प्रारंभ में अगर अनावेशित है मतलब उदासीन है, तो सेम मात्रा में जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ऋणात्मक चार्ज दोनों होंगे। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर प्लस प्लस चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, जब इस प्लस चार्ज को हमने इसके संपर्क में लाया तो पॉजिटिव चार्ज इस वस्तु से दूर भागना चाहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा तो ये जो होंगे इस चालक के सतह पर पॉजिटिव चार्ज हमारे आ जाएंगे। ठीक है,
इस चालक के सतह पर पॉजिटिव चार्ज हमारे आ जाएंगे। यहाँ से चार्ज है वही जा रहे हैं आवेश, कौन से, जो हमने धातु दिया इसका हाई लेवल चार्ज है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोटॉन है उसकी अधिकता है, मानते हैं प्रोटॉन की अधिकता है यहाँ पे, तो वही धनावेश यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तब तक ट्रांसफर होंगे जब तक इन दोनों का आवेश बराबर न, जैसे इसमें देखो जल का तल बराबर हुआ था तब ट्रांसफर बंद हो गया था। अगर इन पर आवेश दोनों पर बराबर हो जाएगा तो इन्हें आवेश का ट्रांसफर यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये अगर हम जैसे बराबर हो गया यहाँ का आवेश और यहाँ का आवेश बराबर हो गया तो इसको हम हटा लेंगे, तो देखो इस जो गोले पर होगा बाहरी परिधि पर हमारा धनावेश आ जाएगा। ठीक है, इस गोले पर बाहरी परिधि में कौन सा आवेश आया, धनावेश। देखो यह मेथड्स क्या है कि हमने इसके डायरेक्ट संपर्क में लाकर इसको आवेशित किया है, इसलिए यह विधि कौन सी कहलाएगी, चालन विधि कहलाएगी। चालन विधि अब कैसा है, डायरेक्ट देखो संपर्क विधि चला गया तो संपर्क विधि में हो गया। ठीक, अगर हमको इसी धातु के गोलों को ऋणावेशित करना होता तो देखो क्या करते हैं कि एक कोई धातु का गोला है, आपको हमने पहले बताया कि शुरू में जितने पॉजिटिव चार्ज उतने आपको उसमें ऋणात्मक चार्ज भी होंगे, उतने निगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, जो भी होगा ऋणात्मक। अब देखो अगर हमको इस गोले को देखो हमने धनावेश दिया था, धनावेशित रॉड दिया था, तो आवेश कैसा आया, धनावेश। अगर हमको इसको ऋणावेश लाना है तो यहाँ जो हम आवेश लगाएंगे वो लाएंगे ऋणावेशित रॉड, ऋणावेशित रॉड लाएंगे भाई, ऋणावेशित रॉड लाएंगे। तो आप जानते हैं सेम चार्ज जैसे हुआ तो यहाँ पर ऋणावेश को इसके रिपल करेगा, ये जो परिधि से बाहर, इस धातु के परिधि से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या फिर जो इस पर ऋणावेश होगा ट्रांसफर होगा परिधि से बाहर आ जाएंगे। तो अब जब हमें देखेंगे कि इनका लेवल अगर दोनों आवेश का, इसका भी आवेश बराबर हो गया, इसके भी आवेश की लेवल बराबर हो चुके होंगे, तब इस रॉड को हम हटा लेंगे तो इस धातु के परिधि पर जो है बाहरी ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, तो देखना आप देख रहे होंगे कि हमने धातु के गोलों को संपर्क में लाकर, डायरेक्ट संपर्क में लाकर यहाँ धनावेशित भी बना लिया था, यहाँ ऋणावेशित बना लिया था। तो आप अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको घर्षण विधि द्वारा आवेशन क्या होता है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। घर्षण विधि द्वारा आवेशन। ठीक, देखना जरा, आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु होगा, यदि वस्तु होगा वो क्या है, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, पदार्थ से मिलकर बना है, और पदार्थ होता है वो किससे मिलकर, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु में नाभिक होते हैं। कंफर्म हो भाई, परमाणु में नाभिक होते हैं। तो देखो अगर अब यहाँ क्या है, ये भी तो प्रत्यक्ष विधि है, यहाँ दो धातुओं को आपस में रगड़ा जाता है। घर्षण विधि मतलब दो धातुओं को आपस में रगड़ा जाता है। तो कोई दो धातुएं हैं, मानते हैं कोई दो धातुएं हैं जिनका जो है नाभिक भी होगा। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे, इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और अगर ये अनावेशित है यानी उदासीन अवस्था में है तो जितने न्यूट्रॉन या बोल सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन, बोलिए जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे। दूसरा देखिए, अगर दो धातुएं हैं जिनको हम संपर्क में लाकर रगड़ेंगे, देखना इधर प्रोटॉन, इधर न्यूट्रॉन, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों धातुएं जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे अनावेशित अवस्था में। जब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाकर रगड़ा जाता है तो आपको हमने बताया होगा पिछली वीडियो में, या फिर जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको भी पता है कि अगर दो धातुओं को रगड़ा जाता है तो उनके बीच में क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा आने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब दो धातुओं को हमने आपस में रगड़ा, जैसे आपने कभी देखा होगा अपने हथेली को रगड़ा हुआ, तो दो धातुओं को हमने आपस में संपर्क में लाकर रगड़ा तो यहाँ क्या होगा, एक हीट जनरेट होगा, हीट उत्पन्न होगा। हीट उत्पन्न होने से इन धातुओं को ऊष्मा मिल गई। ऊष्मा जैसे मिली भाई, रगड़ने से ऊष्मा मिली, तो जो इलेक्ट्रॉन से इन्हें आपको एनर्जी मिल गई। इन्हें एनर्जी मिलती हुई इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन पा जाता है तो वह मूवमेंट अवस्था में आ जाता है, गति करना चाहता है। तो ठीक, तो अब जैसे इस पर से अगर इलेक्ट्रॉन पर अगर गति ये करना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल के इस पर जाना चाहेगा तो आप जानते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है भाई उस पर कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव आवेश आता है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो इस पर कितना आवेश आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, +1 कूलम का आवेश आएगा। ठीक है, और इस पर अगर आया है भाई ये ऋणावेश है, यहाँ आया है जिस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश। देखो ना, एक में पॉजिटिव आवेश आया, एक में पॉजिटिव आवेश आया, एक में क्या आया, ऋणात्मक आवेश आया। दोनों अभी उदासीन थे। जब दोनों वस्तुओं को हमने घिसना शुरू किया तो क्या हुआ कि भाई न्यूट्रॉन उतना, इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन था। दोनों वस्तुओं को जब हमने आपस में घिसा तो इन दोनों के घर्षण के कारण इन दोनों वस्तुओं के बीच में हीट उत्पन्न हुई। हीट उत्पन्न होने से इनके जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में थे उनको एनर्जी मिल गई, नाभिक से इनकी पकड़ बाहर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन इनकी गति करके अगले में ट्रांसफर हो गए।
ठीक है, जिसमें ट्रांसफर हुए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल, इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकल के इसमें ट्रांसफर हुआ है, ठीक, जहाँ से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन वो किस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्रोटॉन आएगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है। चलो मान लो अगर जैसे आपको नहीं समझ आ रहा होगा, यहाँ अगर 10 इलेक्ट्रॉन शुरू में था, यहाँ 10 प्रोटॉन शुरू में था, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन बचा और प्रोटॉनों की संख्या भी 10 बनी हुई है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। इधर देखो, मानते हैं इधर 15 आवेश था, 15 इलेक्ट्रॉन था, इधर भी 15 इलेक्ट्रॉन था, ठीक, 15 प्रोटॉन था। अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, तो मतलब पहले 15 था, बाद में कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 16 हो गया, और इस पर कितना है, 15 ही है। देखना जरा कैसे हम बोल रहे हैं पॉजिटिव कैसे हो रहा है। इधर देखो भाई, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, आप जानते हैं ये 9 है, ये धनावेश होता है 10 है, तो अधिकता किसकी है, प्रोटॉन की अधिकता है, तो धनावेश प्रोटॉन पर होती है, तो कौन सा आवेश आएगा, इस पर धनावेश आएगा। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, इलेक्ट्रॉन मतलब 16 हुआ है, जबकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, ऋणावेश, तो इस पर जो आवेश आएगा कौन सा आएगा, ऋणावेश आएगा। हमारा काम बन चुका है भाई, यही तो हमें करना था कि दो वस्तुओं को आवेशित करना, एक पर धनावेश आ गया, दूसरे पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको घर्षण विधि से भी समझ में आ गया होगा। दूसरा, आपने कभी भी घर्षण विधि का एग्जाम्पल देखा होगा कि आपके डेली लाइफ में अभी ठंडियों के सीजन आ रहा है, आप स्वेटर जब निकालेंगे, जैसे आपने स्वेटर पहना है, आपके शरीर और स्वेटर के बीच घर्षण हो रहा है, वहाँ पर भी आपके घर्षण के कारण हीट उष्मा होती है, जहाँ पे आपका घर्षण के कारण इसमें दोनों में आवेश का स्थानांतरण होता है। और हमारे शरीर जैसे हम इसको निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो आपको ऐसा लगता है कि चरचराहट की आवाज़ आती है या फिर स्पार्क की आवाज़ आती है। ठंडियों के सीजन में आप देखेंगे ये चीज़ें दिखेंगे आपको, ये भी घर्षण के कारण ही आवेशन होती है। चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका वो अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि को चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अप्रत्यक्ष विधि है प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, यानी किसी धातु को यदि प्रेरण विधि द्वारा आवेशित करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने आपसे पहले बता दिया था कि यह आवेशन की अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक। अप्रत्यक्ष विधि यानी दो धातुएं होंगे, एक आवेशित होगा एक अनावेशित होगा, दोनों को विदाउट संपर्क में लाए हमें जो अनावेशित धातु है उसे आवेशित करना है, ठीक। तो आइए इसको हम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड ऑफ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मान लीजिए। आप इसको इंपॉर्टेंट घाट 20-25 जितना लगाना चाहे 120 लगा लीजिए, आपका ये नंबर बहुत श्योर नंबर भी देता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आवेशन की प्रत्यक्ष विधि जो है वो नहीं है बल्कि यह अप्रत्यक्ष विधि है। तो इसे हम 4 स्टेप में हल करेंगे, 4 स्टेप में करेंगे। और यदि आप स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा, कोई धातु का गोला जो अनावेशित धातु का गोला है, अगर कोई आपसे बात किया जाए कि अनावेशित ठीक, अनावेशित धातु का गोला अगर बोल दिया कोई, तो उस पर समझना भाई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। अनावेशित धातु गोला बोल दिया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। इसको हमने पृथ्वी से एक कुचालक स्टैंड के माध्यम से अलग कर दिया है, आइसोलेट कर दिया पृथ्वी से। क्यों आइसोलेट कर दिया कि इस पर जो आवेश होंगे, मानते हैं अगर धनावेश या ऋण आवेश होगा, अगर पृथ्वी से संपर्क में होगा तो हमारा आवेश ग्राउंड हो जाएगा। इसलिए इसे बचाने के लिए हमने कुचालक स्टैंड से इसको अलग कर दिया पृथ्वी से, कुचालक स्टैंड, ठीक। स्टेप फर्स्ट में यही है कि एक अनावेशित धातु का गोला है जिसे हम पृथ्वी से कुचालक स्टैंड के माध्यम से अलग कर देते हैं। अब स्टेप फर्स्ट में लिख लीजिए कि एक अनावेशित धातु का गोला, ठीक, अनावेशित धातु का गोला जिसे आवेशित करना है, ठीक, आवेशित करना है, उसको कुचालक स्टैंड से पृथ्वी से अलग कर देते हैं। पृथ्वी से अलग करने का कारण क्या है कि अगर आवेश हमारा आएगा तो ग्राउंड हो जाएगा, पृथ्वी से अलग कर देते हैं। आप जानते हैं पृथ्वी आवेश का भंडार है, चाहे जैसा आवेश लेंगे वो हमेशा एक्सेप्ट कर लेंगे, पृथ्वी से अलग कर देते हैं, ठीक है। कुचालक स्टैंड का कार्य क्या होगा कि आवेशित गोले को अनावेशित गोले को पृथ्वी से अलग कर रखेगा। स्टेप सेकंड करते हैं कि स्टेप सेकंड जो होगा हमारा, स्टेप सेकंड में देखिएगा, स्टेप सेकंड में इस, जैसे हमने आपसे बोला कि अगर कोई अनावेशित गोला है तो उसमें जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन है यानी धनावेश जितने संख्या में है उतने संख्या में क्या होगा, ऋणावेश होगा, ठीक। तो हमने माना कि यहाँ 4 ही बनाते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं करेंगे। तो हमने माना कि इस पर जो है इतने आवेश अनावेशित स्थिति में, यानी अनावेशित जब स्थिति है तब इतने आवेश, इधर पॉजिटिव आवेश इधर ऋणात्मक आवेश होंगे। इधर हमने कुचालक स्टैंड के माध्यम से इसको अलग कर रखा है, पहले के जैसा ही अलग कर रखा है। अब क्या करेंगे, इसको हमें इस पर निश्चित आवेश लाना है, चाहे धनावेश का चाहे ऋणावेश का। अगर आप इसको धनावेशित करना चाहेंगे
अगर आप इसको धनावेशित करना चाहेंगे तो यहाँ जो लाना होगा आपको ऋणावेश लाना होगा, यानी जो चालक लगाएंगे उसको हम क्या लगाएंगे, ऋणावेशित चालक लगाएंगे। अगला जो चालक होगा इसको हम ऋणावेशित करेंगे। ठीक, तो आपने आवेश की प्रकृति पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपल करता है, पढ़ा है आपने, रिपल करता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा भाई, अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित करेगा। तो वही चीज़ें होती हैं यहाँ। जैसे हम इसके पास ऋणात्मक आवेश का छड़ लाते हैं तो इसमें जो उपस्थित धनावेश है इसकी तरफ खिंच जाते हैं और रिपल करने का ऋण आवेश दूसरी साइड चले जाते हैं। स्टेप सेकंड हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्टेप सेकंड लिखना चाहेंगे आप लिख लीजिए कि धनावेशित गोले के पास अनावेशित गोले के पास एक ऋणावेशित छड़ लाने पर गोले में उपस्थित धनावेश राड की ओर आ जाता है। ठीक, राड चाहे छड़ की ओर, राड की ओर आ जाता है तथा जो ऋणावेश होगा उधर अपोजिट चला जाएगा। चलिए स्टेप सेकंड अब कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टेप थर्ड की तरफ चलते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे देखिएगा, स्टेप जो थर्ड होगा उसमें देखिए क्या करेंगे कि इसको, अब देखिए हमने देखा कि इधर प्लस को, इधर मतलब धनावेश को और ऋणावेश को अलग कर लिया उस गोले में, तो हमको इस गोले पर केवल और केवल धनावेश चाहिए या फिर ऋणावेश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में इस गोले को ग्राउंड कर देंगे। क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे किसी चालक तार के माध्यम से। चलो देखो ये आपका क्या है, ऋणावेशित रॉड है। अगर आप जानते हैं ये कुचालक स्टैंड है, कुचालक स्टैंड अब भी लगेगा क्योंकि अगर हमने ग्राउंड कर दिया तो दोनों आवेश धनावेश ऋणावेश दोनों चले जाएंगे ग्राउंड में। अब देखो इसको हमने एक क्या कर दिया, चालक तार के माध्यम से अर्थ कर दिया। ठीक है, अर्थ कर दिया। और अब देखिएगा इधर जो है, इधर जो अभी देख रहे हैं आप पॉजिटिव चार्ज है, चारों पॉजिटिव चार्ज, ये तो भाई इसके तरफ अट्रैक्ट हुआ है, खींचे हुए हैं। और जो ऋणात्मक चार्ज है वो देखिए ऋणात्मक चार्ज यहाँ पे है, इसके उधर रिपल किया जा रहा है और पृथ्वी जो है इसे अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी। अब इस पर कौन सा चार्ज बचा है, केवल धनावेश बचा है। ठीक, तो अब फोर्थ स्टेप जो हमारा होगा, फोर्थ स्टेप क्या होता है कि अब हमें कंफर्म हो चुका है कि धातु के गोले पर कौन सा आवेश रह चुका है, धनावेश। तो अब हमें इसको ये देखना है कि अगर ये रॉड हम हटा लेते हैं तो क्या इस पर धनावेश उपस्थित रहता है कि नहीं, ये देखना है। ठीक, तो सबसे बड़ी फोर्थ स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि आपको इसको अर्थ हटाने से पहले, मतलब जब आप इसको हटा रहे हैं सबसे पहले अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, पहले अर्थ हटाते हैं। ठीक, क्यों हटाते हैं पहले, अगर आप पहले अर्थ नहीं हटाएंगे तो इस पर जो धनावेश होगा इसके पकड़ में रखा गया है। ठीक, जो रॉड है इसके पकड़ में रखा गया है। अगर आप इसको पहले हटा लेंगे तो ये धनावेश होगा ये भी ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चाहे धनावेश दीजिए चाहे ऋणावेश दीजिए दोनों आवेश को एक्सेप्ट कर लेता है। अभी ये धनावेश इस रॉड के कारण इसको पकड़ रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थ को हटाएंगे। फोर्थ स्टेप में आपको जो रॉड है हटाने से पहले अर्थ को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। अर्थ जो हमारी है, मानते हैं ये अर्थ रखा गया है, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, डिस्कनेक्ट आप ऐसे दिखा दीजिएगा, डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसको कुचालक स्टैंड से आप रखे रहिएगा और यहाँ से आप रॉड हटा देंगे। रॉड हटा देते ही यह जो है समरूप से जो आवेश बचे हैं इस गोले में चारों तरफ फैल जाएंगे। अब देखिए आपका कौन सा आवेश आवेशित हो चुका है, यहाँ धनावेश आया है, धनावेश आ चुका है। अगर हमको धातु के गोले को धनावेशित करना है तो जो यहाँ हम रॉड लाएंगे, जो यहाँ रॉड लाएंगे वो कौन सा लाएंगे, ऋणावेश। अगर हमको ऋणावेशित करना है देखिए हम इसी में बना देते हैं। अगर ऋणावेशित करना है तो यहाँ हम जो रॉड यूज करेंगे उसका क्या करेंगे, पॉजिटिव आवेश करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इस बार इधर ऋणात्मक आ जाएगा, ऋणावेश इधर खींच जाएगा और रिपल कौन होगा, पॉजिटिव आवेश रिपल हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आवेश रिपल हो जाएगा। अब जब तीसरी स्टेप में आएगी तो ये पॉजिटिव आपने कर लिया है, पॉजिटिव आवेश इसको कर लिया है, तो अगर पॉजिटिव है तो ये ऋणावेश को अपनी तरफ खींचे रखेगा, ऋणावेश को अपनी तरफ पकड़े रखेगा और धनावेश को क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। ठीक है, जब धनावेश को ग्राउंड कर देगा तो फोर्थ स्टेप में फिर से आप अर्थ को हटा देंगे। जब अर्थ को हटा देंगे तो इसमें जो आवेश आएगा, फोर्थ स्टेप को अलग बना देते हैं हम, जो आवेश आएगा वो क्या होगा, आपका ऋणावेशित होगा। ठीक, जो आवेश आएगा फोर्थ स्टेप में ऋणावेशित होगा। अर्थात हम इंडक्शन मेथड द्वारा हम धनावेश जो रॉड ला रहे हैं उसके अपोजिट
जो वस्तु को आवेशित कर रहे हैं उसके अपोजिट कर रहे हैं। अगर यहाँ हम ऋणावेशित राड ला रहे हैं तो जो अगली वस्तु हो रही है वो धनावेशित हो रही है, ठीक। अगर हम यहाँ धनावेशित राड ला रहे हैं तो अगली वस्तु हो रही है वो कौन सी हो रही है, ऋणावेशित हो रही है, यानी अपोजिट। जो हम चार्जिंग मेथड में देख रहे हैं, धनावेशन ये इंडक्शन मेथड में जो बातें हैं, राड जो लाया जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट हमारी जो धातु हो रही है, अनावेशित धातु आवेशित हो रही है, उसके जस्ट अपोजिट हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने आपसे बताया था कि Q बराबर N इंटू ई, वो कैसे आया है उसको दिखाते हैं। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ये फ्रेंड्स अपना अगला टॉपिक जो है वो है आवेश की गणना करना। आपने देखा होगा Q बराबर N इंटू ई, यह फॉर्मूला आपने देखा होगा। आखिरकार यह Q बराबर N इंटू ई फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो आप जानते हैं कोई भी वस्तु अगर है उस पर अगर आवेश Q है, ठीक, तो आपको ये पता होगा भाई अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस वस्तु पर जो आवेश आएगा कितना, पॉजिटिव आवेश आएगा, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की देखो कमी हो रही है तो पॉजिटिव आवेश, एक इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होगी तो जो आवेश होगा कौन सा होगा, ऋणावेश होगा। ये आप तो बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो चलो मानते हैं कि उस वस्तु पर यानी जो इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश जो आता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण ही आता है, ये भी आप जानते हैं। तो मानते हैं कि अगर ये कोई वस्तु है उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर वृद्धि, ठीक, वृद्धि होने पर जो उस पर आवेश आएगा, होने पर आने वाला आवेश यानी जो Q होगा वो होगा एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कमी या वृद्धि होगी तो उस पर आवेश जो आएगा एक इलेक्ट्रॉन का आएगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर दो इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक, कमी या फिर वृद्धि हो रही है तो जो आवेश आएगा Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो रही है तो जो आवेश आएगा इस पर वो आएगा 3 इलेक्ट्रॉन का। सेम एज अगर हमने देखा n इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर वृद्धि हो रही है तो उस वस्तु पे जो आवेश आएगा Q बराबर वो आएगा N इंटू ई के बराबर आएगा। तो जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया है Q बराबर N इंटू ई, जस्ट यहीं से निकल के आया है। आप जानते हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर Q क्या होता है आपका चार्ज होता है, ठीक, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, Q एंड N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। इसके बाद जो E है E, ठीक, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक, इसका मान जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। लेकिन ये जो मान होता है वो होता है किसमें, ऋणात्मक में, ठीक है। तो अब आपसे